वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बिगेस्ट कमबैक की। फिर हम बात करेंगे ग्लेनमार्क के द्वारा लॉन्च किए हुए एक ब्लड कैंसर ड्रग की। उसके बाद हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल की। फिर हम बात करेंगे ब्लिंकिट के बैन की। फिर बात करेंगे हम माइक्रोन सेमीकंडक्टर्स की। हिंदुस्तान कॉपर के प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे और फिर हम एक ऐसे पेनी स्टॉक की बात करेंगे जो 5 रुपए से कम के प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है, जिसने पिछले एक महीने में 75% का रिटर्न दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है मुरई ऑर्गेनाइजर की। ये एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 5 रुपए से नीचे है और इस स्टॉक ने कमाल ये करके दिखाया है कि पिछले एक महीने में इसने इन्वेस्टर्स को 75% का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे चला गया जब कंपनी ने ये बताया कि उन्होंने अभी 297 करोड़ रुपीस के एग्री सप्लाई ऑर्डर्स सिक्योर किए। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो जरूर बताना, बट बहुत कम लोग हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे क्योंकि डेफिनेटली ये एक पेनी स्टॉक है और इसका जो प्राइस है वो 5 रुपए से भी नीचे चला गया था। तो अगर आप पूरे 5 साल का रिटर्न देखोगे इसका तो रिटर्न नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप 1 साल का टर्न देखो, 1 महीने का टर्न देखो तो फिर रिटर्न पॉजिटिव है। फिलहाल कैश फ्लोज नेगेटिव है, ये आप ध्यान देना। और हाँ, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपके पैसे बहुत ही मेहनत से आते हैं तो आप अपना रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। फिलहाल अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो FY25 में इस कंपनी का रेवेन्यू 854.82 करोड़ रुपीस रहा और नेट प्रॉफिट 5.72 करोड़ रुपीस हुआ। साथ ही साथ 13 जून को बोर्ड जो है वो बोनस शेयर्स और 100% डिविडेंड भी डिसाइड करेगा। तो अभी इसका डिसीजन आना बाकी है, बट एक चीज आप ध्यान देना, ये जो मैंने इतना रेवेन्यू बताया 854.82 करोड़, ये अचानक से आया। अगर आप मार्च 24 का डेटा देखो तो सिर्फ 3 करोड़ का ही रेवेन्यू था। मार्च 23 14 करोड़, 22 में 21 करोड़, 21 में 41 करोड़। तो ये चीज बहुत ही समझने वाली है कि इस कंपनी का ये जो डेटा है वो फिलहाल आया है और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ कम भी देखने को मिल सकती है और जब रेवेन्यू कम होगा तो फिर ये स्टॉक का प्राइस वापस नीचे जा सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान कॉपर की और मुझे इसमें एक मल्टी बैगर का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वेदांता के अनिल अग्रवाल ने ये बोला है कि हिंदुस्तान कॉपर का प्राइवेटाइजेशन एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि दुनिया में 2035 तक कॉपर डिमांड सप्लाई 30% ज्यादा होगी। यानी कि फिलहाल इस वक्त जो डिमांड है कॉपर की वो 30% ज्यादा बढ़ जाएगी 2035 तक। क्योंकि मुझे ये मल्टी बैगर इसलिए लग रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ेगी 30% से, अगर इनका कैलकुलेशन सही है तो। दूसरा, वैसे तो बढ़ेगी ही डिमांड। दूसरा रीजन, अगर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई कम होगा तो फिर मार्जिन ज्यादा होंगे, क्योंकि आप सीधे देखो ना, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई एंड डिमांड वाला, तो आप प्राइसिंग अच्छे से ले सकते हो। तीसरा, कॉपर का जो यूज है वो हर जगह है, ईवीज में है, रिन्यूएबल्स में है, AI में है, इंफ्रा में है। इन सभी चीजों के लिए कॉपर बहुत ही क्रूशियल है और हमारी गवर्नमेंट ई व्हीकल्स को जितना ज्यादा प्रमोट कर रही थी पहले, और अब टाटा भी उधर है, ई व्हीकल में जा रहा है, फिर बाइक्स, स्कूटर। और एक वक्त था जब लोग सिर्फ और सिर्फ आग से ही खाना बनाते थे, बट अब आप देख रहे हो किस तरह से ओवन का यूज हो रहा है, किस तरीके से इंडक्शन का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ रीजन है, मुझे लगता है उसके वजह से कि ये स्टॉक फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करेगा, बट ये मेरा सिर्फ कंसेप्ट है, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं। अब एक चीज, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ सोचा है, अभी इस पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रही है फिलहाल। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि गवर्नमेंट हिंदुस्तान कॉपर से अपना मेजोरिटी हिस्सा बेचने का प्लान बना रही है। और अगर मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो हिंदुस्तान कॉपर एक PSU है जो माइनिंग से लेकर के रिफाइनिंग तक का काम करती है, और अगर इसकी प्राइवेट ओनरशिप हो गई, वो भी बिना जॉब लॉस के, तो इंडिया की कॉपर स्टोरेज और इंपोर्ट कॉस्ट दोनों कम हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है या फिर नहीं होता है। अगली बिजनेस न्यूज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स कल अचानक से 3.5% जंप करके 304.50 रुपीस तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको
आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था म्यूचुअल फंड के लिए, और अभी अभी इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बिज शुरू किया है और कल उन्होंने अपनी लीडरशिप टीम भी अपॉइंटमेंट की। उसके साथ साथ वेबसाइट का अर्ली एक्सेस भी लॉन्च किया, और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ एक रैली शो कर दी। सीईओ सिड स्वामीनाथन के साथ टॉप लेवल हायर्स भी अनाउंस हुए। लेकिन हाँ, अगर हम स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स पे नजर देखें, बेसिकली फाइनेंशियल कह लो या फिर आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, अगस्त 2023 से ये स्टॉक 41% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। लेकिन पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 13.5% की गिरावट भी दिखाई मार्केट को। तो यही पूरा सीन है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और मार्केट में इसका जो वैल्यूएशन है उस पे सिर्फ आप ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो या फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स अब तक का सबसे बड़ा कमबैक करने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से हनी सिंह ने कमबैक किया, उसी तरीके से टाटा मोटर्स भी बहुत ही जल्द कमबैक करने वाला है। हालांकि कुछ लोगों को कमबैक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो गए ही नहीं होते हैं। और ये बात मैंने टाटा मोटर्स के लिए कही या फिर हनी सिंह जी के लिए बोली, ये आप डिसाइड कर लो। बट कमबैक ऐसे होने वाला है टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत ही बड़ा टारगेट सेट कर रखा है। टाटा मोटर्स 2027 तक अपने कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस का मार्केट शेयर 40% करना चाहती है। और सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है, टाटा मोटर्स अपने मार्जिन्स को भी डबल डिजिट में लेके जाना चाहती है। तो ये बहुत ही बड़ा कमबैक होगा टाटा मोटर्स के लिए। साथ ही साथ ईवी बिजनेस में 20% का पेनिट्रेशन FY27 तक का टारगेट है टाटा मोटर्स का, और FY30 तक 30% का पेनिट्रेशन टाटा मोटर्स करने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, और SDV यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में भी टाटा मोटर्स का फोकस बढ़ रहा है। तो देखने में मजा आएगा कि ये चीजें कैसी होगी और ये कैसे कमबैक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैरियर ईवी से मार्केट शेयर वापस लेना चाहता है टाटा मोटर्स, यानी कि हैरियर ईवी का यूज करके टाटा मोटर्स को ये उम्मीद है कि वो अपने खोए हुए मार्केट शेयर्स को वापस पा सकेंगे। और दूसरा रीजन ये भी है कि आपको पता होगा पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस जो है टाटा मोटर्स का, वो डीमर्ज होने वाला है। तो उसके वजह से फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और टाटा मोटर्स को और ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये भी एक तरह का कमबैक होगा। और ये डीमर्जर का डेट भी बता दूं मैं आपको, टाटा मोटर्स का डीमर्जर 1 जुलाई को हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स का शेयर है तो फिर आपको उसके बदले एक और शेयर मिल जाएगा। हालांकि मुझे एक चीज सिर्फ समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि FY26 में जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितने भी व्हीकल्स हैं। तो फिर टाटा मोटर्स इतनी तेजी से कैसे ग्रो करेगा? शायद FY27 तक ग्रो कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म मार्जिन और कैश फ्लो पे है। तो लेट्स सी क्या होता है, और जैसा भी होगा मजा आने वाला है टाटा मोटर्स का, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैंने भी टाटा मोटर्स में अपना इन्वेस्टमेंट रखा है, और टाटा मोटर्स ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है माइक्रोन सेमीकंडक्टर की। सरकार ने माइक्रोन सेमीकंडक्टर को गुजरात के सनानंद में 13,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की अप्रूवल दे दी है। और सिर्फ माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को ही नहीं, एक और कंपनी है हुबल्ली ड्यूरेबल, इसको भी अप्रूवल मिला है। साथ ही साथ एक्वस ग्रुप को कर्नाटका के धारवाड़ में 100 करोड़ जो है उससे वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, तो वहां पे उनको भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप ये लिया कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रूल्स होते हैं उसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया। साथ ही साथ लैंड की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अब 10 हेक्टेयर हो गई है। तो ये जो चेंजेस हैं और ये जो अप्रूवल जल्दी जल्दी मिल रहा है, इससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन दोनों में बहुत ही जल्द हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, और इससे जॉब्स भी बढ़ेंगी। अगली बिजनेस न्यूज है ब्लिंकिट की। अब जेप्टो के बाद ब्लिंकिट के जो डार्क स्टोर हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र एफडीए ने ब्लिंकिट के पुणे के बैनर बालेवाड़ी एरिया में डार्क स्टोर को बंद कर दिया क्योंकि वो बिना वैलिड लाइसेंस के चल रहा था और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन हो रहा था। और ये सारी चीजें एफडीए को तब मिली जब उन्होंने फूड इंस्पेक्शन की 5 जून को, और ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की। ब्लिंकिट को कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है और फिर री इंस्पेक्शन किया जाएगा क्योंकि ब्लिंकिट का जो फूड स्टोरेज था वो भी काफी बुरा सिचुएशन में था और ये सारी चीजें हैं। और ये जो एक्शन है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के रूल के वायलेशन पर लिया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं डार्क स्टोर्स में। और आपको ऑलरेडी पता है कि जेप्टो का भी मुंबई में जो है लाइसेंस उसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनके साथ भी वही सिमिलर कंडीशंस थी, फूड सेफ्टी इश्यूज, लोग बीमार भी हो सकते थे उससे। वैसे शायद लोग बीमार हुए भी हों, लेकिन इंडिया है, लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे ही मेरी तबीयत खराब हो गई होगी, उन्होंने शक तो किया नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी अगर ऐसे कोई डेथ केसेस सामने आते हैं तो। हालांकि अभी तक मेरे नजर में तो कोई भी डेथ केसेस नहीं आए हैं इन फूड प्रॉब्लम्स के वजह से, बट अगर आता है तो मैं वो जरूर कवर करूंगा। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है ताकि अगली बार हम कोई भी बिजनेस न्यूज लाएं या फिर मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में कुछ बात करें तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगली बिजनेस न्यूज है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की। इस कंपनी की कमाई बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले कुछ टाइम में, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा आपको भी लगेगा जब आप इस बिजनेस न्यूज को ध्यान से समझ जाओगे तो। क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने डीसीजीआई से अप्रूवल मिलने के बाद इंडिया में ब्रुकिंसा यानी कि ज़ैनुब्रूटिनिब, ये एक कैंसर ड्रग है, वो लॉन्च करने का प्लान बनाया है। तो बहुत ही जल्द इनका कैंसर वाला ड्रग लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। इस ड्रग की खास बात क्या है, ये ड्रग 5 टाइप्स के बी सेल ब्लड कैंसर्स जैसे CLL, MCL और WM के ट्रीटमेंट में मदद करेगा। बट इसकी 2 चीज और है जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि ब्रुकिंसा एक तरह का ओरल ड्रग है जो BTK प्रोटीन को ब्लॉक करता है जिससे कैंसरस सेल्स का ग्रोथ रुक जाता है। और अच्छी बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, वो भी स्पेशली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि जो मरीज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और उनको कैंसर हो जाता है तो बहुत रिस्की चीज हो जाती है, क्योंकि आपने कैंसर का इलाज किया तो इधर से दिल की बीमारी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ये एक अच्छा ड्रग हो सकता है और ये जो ड्रग है वो ऑलरेडी टेस्ट भी किया जा चुका है क्योंकि ये दुनिया भर में 1 लाख पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका है। और ग्लेनमार्क को ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट से उनको इंडिया में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है ग्लेनमार्क के साथ। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फेवरेट फार्मा स्टॉक कौन सा है। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।